ठीक है, हम मार्केटिंग रिसर्च पे थे। मार्केटिंग रिसर्च करते हैं हम पहले प्रोडक्ट को। अगर लॉन्च होती है कोई भी प्रोडक्ट, उसके बाद हमें उसकी मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग से पहले जो होता है हम उसकी क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर? जी मैम। ठीक है, हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर किस बजट में हम इसको मार्केट करेंगे तो ये हमें प्रॉफिट देगी। उस बजट का एस्टिमेशन लगाने के लिए, मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए भी आपको एक कंपनी का जो बजट होता है, कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो यूज होती है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, मार्केटिंग रिसर्चर जो होते हैं वो भी फाइनेंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, और डिजाइनिंग टीम जो होती है उसको भी स्टडी करना पड़ता है। जाहिर बात है, डिजाइन आपने उससे अकॉर्डिंग करना है कि आपकी कॉस्ट मिनिमम यूज हो। मिनिमम लाइक मिनिमम नहीं हो, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट को थोड़ा आपको रखना पड़ता है टाइट। क्या आपका अगर बजट इतना है और आपकी क्वालिटी जो है मैम वो। कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? जी, कॉस्ट और प्राइस में। मैम कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, कॉस्ट और प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं होता। कॉस्ट और प्राइस सेम होती है। ठीक है, जी। कॉस्ट प्राइस बजट तीनों चीजें सेम है। और डिजाइनिंग टीम जो होती है उसका भी आप फाइनेंस वो भी स्टडी करती है। और एक सेकंड। और उसके बाद आती है प्रोडक्ट प्राइसिंग। अगर आपने प्रोडक्ट को प्राइस करना है तो उसके लिए भी आपने क्या करनी है, जितनी आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट बनाते हुए लगी है, ठीक है, जितनी आपने अपने एम्प्लॉयज को पे दी है उस सबको, और जितने आपने बिल्स वगैरह पे किए, टैक्सेस वगैरह पे किए, उन सबको इन्क्लूड करने के बाद आप क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट की प्राइस लगाते हो। ठीक है, और आपने जितनी भी प्राइस डिसाइड करनी है, डेफिनेटली आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसमें से एम्प्लॉयज की सैलरी, कंपनी के टैक्स, बिल्स वगैरह, और जो शिपिंग चार्जेस होते हैं वो सारी चीजें आपने उस प्रोडक्ट को जब सेल करते हो तब आपने निकालनी होती है। तो इसलिए आपने उसके लिए भी फाइनेंस क्या है आपकी जरूरी है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, अकाउंटिंग और फाइनेंस का आपस में क्या रिलेशन है कि अगर कोई पर्सन है वो अकाउंटेंट है तो उससे डिसाइड करना होता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो वो साइन करने हैं कंपनी ने और कौन से नहीं करने। सारी बात है, अगर उसने फाइनेंस पढ़ी होगी तो उसे पता होगा कि ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये जो हमने प्रोजेक्ट करने हैं, ये हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। इस पे हम कम इन्वेस्ट भी करेंगे या ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट जो होगा वो हमें मल्टीप्लाई होके रिटर्न होगा। इसकी वजह से वो भी क्या करते हैं, आपके ये फाइनेंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। और बिजनेस में जो है वो भी आप फाइनेंस को स्टडी करते हो। अगर आपने मैनेजमेंट जो आपकी टीम है उसको भी आप फाइनेंस को उसके लिए भी स्टडी करना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद अगेन आ गया है बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको कवर अप किया था कि हमारे पास बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, लेकिन इसमें हम फिर देख लेते हैं कि बिजनेस फाइनेंस देखने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने करनी है वो लॉन्ग टर्म होगी और उस इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा क्या होगा। और सेकेंडली आपने ये देखना होता है कि जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, जो भी आप इन्वेस्ट कर अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कंपनी के ओनर की है या वो बोरो लेके कर रहा है। ठीक है, अगर तो वो बोरो लेके मनी करेगा तो वो फिर उसकी लोन में जाएगी, और अगर कंपनी के जो ओनर है या शेयर होल्डर्स हैं वो खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फिर उसकी क्या जाएगी, ओनर इक्विटी में जाएगा। ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो चीज होती है वो ये होती है कि हम देखते हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो डेली का कितना है। लाइक डेली का, मंथली बिल्स वगैरह जो आ रहे हैं वो सारे कितने आ रहे हैं। ठीक है, उस इन तीनों के इन तीनों जब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाते हैं तो आप कहते हो कि आपको क्या है, आप स्टडी कर रहे हो। आप दोनों में से किसी एक का मोबाइल वाइब्रेशन पे है, आप या तो म्यूट कर लें या उसकी वाइब्रेशन खत्म कर दें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजर। ये हमने अपॉर्चुनिटीज की बात की थी। अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या होती हैं आफ्टर स्टडिंग फाइनेंस, आप फाइनेंशियल मैनेजर हायर हो सकते हो। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजर के टास्क क्या होते हैं, वो दो काम उसने करने होते हैं।
एक तो ये जो उसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को देख के उसने इन्वेस्टमेंट करनी है कि मतलब एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट भी हो जाए और प्रॉफिट भी रिटर्न में जो है वो ज्यादा हो, मल्टीप्लाई होके काफी ज्यादा आ रहा हो। और फाइनेंसिंग डिसीजन उसने करने होते हैं, इसी वजह से उसको उसके लिए क्या होती है, फाइनेंस स्टडी करना उसके लिए भी जरूरी होती है। इन सब में फाइनेंस क्या करनी होती है, स्टडी करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है। सबसे जो अपर मेंबर्स होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो होते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हायर करना होता है आपकी कंपनी के सीईओ को, या जो भी आपकी कंपनी के चेयरमैन होते हैं उनको वो हायर करते हैं। सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी पे डिसीजन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं यही आपके शेयर होल्डर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट भी करेगा, वो शेयर होल्डर भी होगा। उसके बाद सीईओ जो है वो हायर करते हैं आपके सीओओ को, जो ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं आपकी कंपनी के। और उसके बाद वो उनकी चेंज जो आ रही है वो उससे जूनियर जो होता है आपका वो आता है फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। फाइनेंशियल ऑफिसर भी आते हैं और भी काफी ज्यादा यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम जो चूंकि फाइनेंस पढ़े हैं इसीलिए हम जस्ट डील करेंगे फाइनेंशियल ऑफिसर के साथ, ठीक है। और फाइनेंशियल ऑफिसर में आगे से आप इनको डिवाइड कर देते हो टू कैटेगरीज में, एक आप ट्रेजरर का कर देते हो और एक कंट्रोलर का कर देते हो। और कंट्रोलर आपका क्या करता है, टैक्स वगैरह मैनेज करता है, ठीक है। और डेटा को प्रोसेस करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करता है, ये सारे इसके काम लिखे हुए हैं जो कंट्रोलर करता है। और ट्रेजरर जो करता है वो कैश मैनेज करता है, फाइनेंशियल जो है वो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। दोनों की जो डीलिंग है वो फाइनेंस के साथ होनी है। अब नेक्स्ट है कि आप ना जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो आपका काम क्या क्या करता है। देखो आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना वो आपका अकाउंटेंट हो सकता है। तो अब जो फाइनेंशियल मैनेजर है, लेकिन जो अकाउंटेंट है वो जरूरी नहीं है आपका कि वो फाइनेंशियल मैनेजर हो। फाइनेंशियल मैनेजर मैम आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है। अब बोले मैम। ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ तो फिर आप मुझे बताइएगा कटी है या नहीं कटी। अगर कटी है तो फिर इंटरप्ट कर दीजिएगा। और फाइनेंशियल मैनेजर के टास्क हैं जो वो 3 टास्क करता है, ठीक है। सबसे पहला आपके पास आता है कैपिटल बजटिंग, और ये 3 टास्क है, इनको अगेन एंड अगेन हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग को। कैपिटल बजटिंग क्या होता है। अब देखो आपने मैम लॉन्ग आवाज कट टर्म, रही है। आवाज कट रही है, अगेन कट रही है। जी। ठीक है, मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में हमारे पास आता है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट हमने करनी है उसको आपने कैसे प्लान करना है और उसको आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। कब कब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब माइलस्टोन में करनी है या एक ही साथ आपने कर देनी है टोटल इन्वेस्टमेंट, या आपने उसके कोई माइलस्टोन, मैम माइलस्टोन क्या होता है? मतलब आपने उसके माइलस्टोन रखने हैं, लाइक आप 1 ईयर में इतनी कर रहे हो या 1 मंथ में आप इतनी कर रहे हो और 15 डेज में आप इतनी कर अच्छा। रहे हो, तो फिर वो जी। आपकी होती है एस्टिमेशन, वो सारी एक ही साथ आप नहीं हम्म, करते, ठीक है। और उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजर का और क्या क्या कंसर्न होता है कि कौन से कैश इनफ्लोज हो रहे हैं और कौन से कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं, ठीक है। डेली बेस पे उन्होंने ये मैनेज जी। करना होता है। कैपिटल बजटिंग है ना, तो इसमें जितना भी मनी जी। रेलिवेंट होगा वो आप मैनेज करोगे। उसके बाद साइज कितना है आपकी उसका बजट का, टाइम कितना ले रहा है, रिस्क कितना है उसका फ्यूचर में, ये सारी चीजें जो है ये फाइनेंशियल मैनेजर को देखनी पड़ती हैं, ठीक है, जब वो डिसाइड कर रहा होता है। और ये सारी चीजें आती हैं कैपिटल बजटिंग में, ठीक है। ये एक काम है जो फाइनेंशियल मैनेजर करता है। ये अभी जो स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स है ना ये आपके एमसीक्यूज के लिए हैं, ठीक है, मतलब इनमें से ऐसा स्ट्रॉन्ग आते नहीं। जी। जी। और फिर फाइनेंशियल कैपिटल बजटिंग में ही आगे हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक आती है टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। और दूसरा आता है कि आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या क्या चीजें इन्वेस्ट की हैं। अगर हम एसेट्स को देखें तो एसेट्स आपके पास 2 तरह के होते हैं, ये आपको आइडिया है एमजीटी का। करंट एसेट होता है और फिक्स एसेट होता है, ठीक है। अगर इन दोनों सूरतों में वो आपकी कंपनी का एसेट है, करंट है या फिक्स है मैटर नहीं करता, तो वो आपका कैपिटल बजटिंग में जाएगा, ठीक है। उसको भी आपने देखना है कि अगर वो करंट एसेट है तो आया आपने उसको वो शेयर होल्डर्स की ने खुद दिए हैं या आपने उसको बाय किया, ठीक है। और अगर आपने उसमें बाय किया है तो आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट फिर आप क्या कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो,
आप मतलब उसको लायबिलिटी में रख रहे हो या फिर आप डेट डेब्ट ले रहे हो। डेब्ट में आपका क्या होता है कि आप इंटरेस्ट ऊपर दे के आप जो अपना आपने लोन लिया होता है वो आप चुकाते हो, ठीक है? तो फिर वो जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो उसको भी आपने नोट करना होता है कि वो जो आपने इंटरेस्ट पे लोन वापस करना है तो वो आपकी कंपनी के लॉस आपकी कंपनी ना जाए, लॉस में ना जाए, ठीक है? ये सारी चीजें आपने मैनेज कर। मैम जो लोन और इंटरेस्ट का मुझे बता देंगे थोड़ा सा, मतलब कि इंटरेस्ट वही लोन ही होता है, नहीं, लिएबिलिटीज और डेब्ट इंटरेस्ट वगैरह? बेसिकली जो होता है वो आपका सूद होता है। जो आप बैंक जी से लोन लेते हो तो फिर आपको चुकाना पड़ता है। जी। और फिर आपके पास आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। हो सकता है कि वो शेयर होल्डर की जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है? ये जो होती है शेयर होल्डर की अपनी इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता क्योंकि सारी बात है ये तो वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। या तो वो अपनी जो उसके पास वो करंट वैल्यू है, ठीक है, करंट जो उसके पास मनी है उसमें से इन्वेस्ट कर सकता है, वो भी उसका करंट एसिटी बनता है। या वो उसमें से इन्वेस्ट कर सकता है या फिर वो क्या कर सकता है, आपका लोन लेके इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप कैपिटल बजटिंग में यही देखते हो कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो वो आप किस तरह कर रहे हो, मतलब या तो वो उसके इक्विटी है ओनर्स की या फिर आप लोन लेके कर रहे हो। और अगर लोन लेके कर रहे हो फिर आपने इंटरेस्ट को नोट करना होता है कि अगर आप इंटरेस्ट पे उसे वापस करोगे तो आप लॉस में जाओगे या प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है? सेकंड आपके पास जो फाइनेंशियल मैनेजर चीज देखता है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। उसका बजट हो गया डन, ठीक है, कैपिटल बजटिंग डन होगी, फिर अब आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। इसमें आपने क्या करना है, जो आपके करंट एसेट्स होंगे, ठीक है, करंट एसेट्स के ऊपर बात होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपकी जो भी कंपनी है वो अगर मनी उसमें मतलब इंक्रीज हो रही है, रेस हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है? उसने अपने शेयर होल्डर ने उसमें इन्वेस्ट किया है या उससे जो लोन था वो उसने लिया है, या क्या ऐसी सिचुएशन आई है जो कंपनी की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रही है? ये सारी जो चीजें हैं जी कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने देखनी होती हैं। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये जो है आपकी ब्लू एरिया, आप ये आपकी इक्विटी है और 70% जो है वो आपका क्या होता है, डेट होता है। मतलब अब बेसिकली जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस तो मोस्टली यही होता है कि आप 70% डेप्ट से स्टार्ट करते हो। आप पहले उससे लोन लेते हो और इक्विटी जो होती है, जो अपनी उसकी इन्वेस्टमेंट होती है, वो कम होती है, ठीक है? जी अब आप ये भी कह सकते हो कि जो कंपनी है उसको आप एज अ पाई कंसीडर कर लो, ठीक है? पाई करेंसी भी होती है लेकिन ये यहाँ पे आप उसको एज अ पाई कंसीडर कर रहे हो जस्ट। तो अब जो पाई है उसका साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? साइज इंक्रीज करना ही मैनेजर का मकसद होता है। जाहिर बात है कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी जो कंपनी है वो क्या करे, लॉस में जाए या फिर वो डिक्रीज हो या फिर उसमें से एम्प्लॉयज जो हैं वो कम हो। जाहिर बात है जब भी कोई भी कंपनी लॉस में जा रही हो तो फिर वो क्या कहते हैं, अपना साइज डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजर ने इधर क्या मैनेज करना है कि उसका जो साइज है वो इंक्रीज ही रेशो पे रहे, ठीक है? और ये है कि वो आप इसके स्लाइस को देख सकते हो, लाइक आप इससे बाहर से मैनेज कर सकते हो आपका जो है साइज पर ईयर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपके पास आती है नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है? नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास क्या होता है, जो आपके पास अभी अमाउंट है आप क्या करोगे, अपने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे, ठीक है? तो आपके पास आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो वही जो नेट आपका वर्किंग कैपिटल होगा वही आपका ये डिसाइड करेगा कि आपके जो शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज है वो कैसे हो रहे हैं, मतलब बिल्स वगैरह इसमें इंक्लूड होंगे और डेली का जो आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो इंक्लूड होगा, ठीक है? वो कैसे हो रहा है और आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। ये तो आपके थे फाइनेंशियल मैनेजर के जो काम थे, ठीक है? ये 3 काम थे। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे बिजनेस टाइप्स आ रही है कि आप कितनी फॉर्म में आपका बिजनेस जो होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने फॉर्म में होती है। आपके 3 फॉर्म में हो सकती है। एक तो होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपका जो ओनर होता है वो ही बिजनेस होता है,
या आप इसे इस तरह कह लो कि जो बिजनेस होता है वही आपका ओनर होता है। लाइक इसमें ओनर एक ही होता है, उसका अपना ही बिजनेस होता है। जैसे अब मैं अपना ही कोई बिजनेस कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस का क्या है कि आप उसको इजीली स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। अगर आपने खुद ही करना है तो आपको अपनी विल पावर से स्ट्रांग रखनी है, तो वो आप खुद ही उसे ना इजीली मैनेज कर लोगे, ठीक है। और दूसरा, आपको बार बार किसी को कहने की, या कोई इम्प्लॉय अगर गलत काम कर रहा है तो मतलब बार बार आपको उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर बात है वो आपको सारे का सारा प्रॉफिट आप खुद ही रखोगे, अगर आप सिंगल एंटिटी हो तो। लेकिन ये है कि आप अपने साथ एम्प्लॉयज लगा सकते हो, मतलब आप अपना चीफ मैनेजर हायर कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजर कर सकते हो, टेक्नोलॉजी मैनेजर कर सकते हो। मतलब आप अपने ही बिजनेस में ना आप अपने साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनको रिलेट कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि इससे आपको टैक्स भी इतना ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपकी एंटिटी होगी ना वो आपकी मतलब सिंगल होगी, पर्सनल होगी ना, तो उस पर आपको ज्यादा बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस कैटेगरी में वो जाएगी तो सही, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा और इस पे टैक्स आपको कम होता है। लेकिन इसके आपके पास नुकसान भी है। अब इसका नुकसान क्या है, अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो उसके साथ ही साथ बिजनेस जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा उस बिजनेस का किसी को पता ही नहीं होता। हाँ, कभी ऐसा होता है कि जो ऑनर है वो अपने जो उसके बच्चे होते हैं उनमें उनको बता देता है काम, या उनको सिखा देता है, उनमें ट्रांसफर हो जाता है। तो फिर वो ये होता है कि ओनर के डेथ के बाद उसके जो बच्चे हैं वो उसको डील कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर क्या होता है, वो जो ऑनर जो मेहनत करता है, ठीक है, अपनी लाइफ में तो उसने उसका फल कमाया ही कमाया, लेकिन उसकी डेथ के साथ सारा बिजनेस जो होता है, सारे क्लाइंट्स जो होते हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मतलब इसकी बिजनेस की कोई लिमिटेड लाइफ टाइम होता है, ठीक है। ओनर की डेथ, ओनर की लाइफ पे इसकी लाइफ डिपेंड करती है। अब ये डिपेंड हो जाती है ओनर की लाइफ पे। और अगर कभी उसे बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, चलो बेनिफिट हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, सारे का सारा बेनिफिट उसे होगा। लेकिन अगर उसे लॉस हो जाता है बिजनेस में, तो फिर क्या होता है कि वो उसका जो आप इधर हमने कहा कि बिजनेस जो होता है वो ओनर होता है, और ओनर जो होता है वो बिजनेस होता है। मतलब इसमें आप ओनर और बिजनेस को सेपरेट सेपरेट नहीं रखते, इनको आप इकट्ठा ही डील करते हो। तो फिर ये होता है कि अगर उसने कंपनी, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कहीं से लोन लिया हुआ है और वो लोन चुका नहीं पा रहा, ज़ाहिर बात है जब आपकी कंपनी लॉस में जाती है सबसे पहले आप क्या करते हो, लोन लेना शुरू करते हो। आप लोन लेते हो, आप कहते हो हम थोड़ा-सा लोन लेके इस पे अपनी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम इसे डूबती हुई को बचा लेते हैं, ठीक है? फिर हम जितना लोन ले रहे हैं इससे ज़्यादा हम इससे कमा भी लेंगे। तो ये बिज़नेसमैन क्या करते हैं, लोन लेते हैं, ये मस्ती लेते हैं, ठीक है? तो फिर वो क्या होता है, ज़ाहिर बात है आप उसको अगर लॉस हो रहा है, एक दफा लॉस हो रहा है, उसे दो दफा लॉस हो रहा है, तो अब वो लोन लेगा। अब वो लोन लेता जाएगा, अब ये उस पर डिपेंड करता है। अगर एक दफा उसने लोन लिया है, वो नहीं सक्सेस कर पा रहा, वो नहीं उसको बचा पा रहा, तो उसे चाहिए कि मतलब उस कंपनी को किसी और तरीके से देखे। लोन ही हर चीज का हल नहीं है। एम्प्लॉयज कम कर दे, या अपनी क्वालिटी बेटर कर ले, या और भी हजारों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लोन के अलावा। लेकिन अगर वो लोन अप्लाई करता जा रहा है और वो लोन बहुत ज्यादा हो गया उस पर, ठीक है, उसके बाद क्या हुई है, ओनर की डेथ हो गई है इसी टेंशन की वजह से। तो फिर वो सारे का सारा क्या होगा, ओनर की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो जो भी लोन जिसको भी उसने अदा करना होगा, अगर बैंक को देना होगा, तो फिर वो बैंक क्या करेगा, वो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होगी वो उसको चली जाएगी, बैंक को चली जाएगी। मतलब अगर उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, तो उनको जो है, या पेरेंट्स हैं, उनको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है कि जो पर्सनल लाइफ होती है ना उसकी, ओनर की, वो बिजनेस लाइफ, मतलब पर्सनल और बिजनेस एक ही हो जाता है। ओनर जो होता है वो खुद ही बिजनेस होता है, और बिजनेस जो होता है वो ओनर होता है। इसमें नुकसान में जो है वो फिर काफी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। प्रॉफिट में तो होता है ना, चलो अगर आपको हो रहा है तो गुड है, उसमें तो नहीं आप कह सकते, लेकिन इसमें नुकसान के केस में वो डिजास्टर है। और उसके बाद आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। आप लायबिलिटी, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, लोन ले सकते हो, लेकिन फिर उसका एट द एंड जो इंजाम होता है वो मैंने आपको बताया।
तो अगर आपने पर्सनल अपना जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसको अपना आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, इसमें आपने इसको सेल करना है, तो फिर भी इसकी सेल के चांसेस बहुत कम है, कि आपको बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि आप अपने बिजनेस को सेल कर सकते हो। ये ज्यादा ये होता है कि ये फिर जो ऐसे बिजनेस होते हैं ना पर्सनल, वो फिर ट्रांसफर ही होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, वो सेल आउट इतने खास नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है पार्टनरशिप। ये सेकंड कैटेगरी है। यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, उसके बाद आती है पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में आप क्या करते हो, ज्यादातर ये पार्टनरशिप जो होती है, ये बिजनेस ज्यादा अच्छा चल जाता है, ठीक है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग जो होते हैं, ज्यादा जो बेस्ट पार्टनरशिप होती है वो 3 लोगों की होती है, ठीक है, 2 या 3 की। जरूरी बात है, जितने ज्यादा पार्टनर्स बढ़ेंगे, ठीक है, कंपनी उतनी ही ज्यादा मतलब उसका साइज इंक्रीज होगा, लेकिन फिर डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं इसमें। लेकिन ये है कि पार्टनरशिप के साथ अगर आप इस्टेब्लिश कर रहे हो अपना बिजनेस, तो ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि यहाँ पे ये है कि आपका जो कैपिटल है वो आपका डिवाइड हो गया है, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको सारी ही इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके पार्टनर्स पे डिवाइड होगी है। और अगर आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस भी वो सारे का सारा आपने ही बेयर नहीं करना, वो आपके जो पार्टनर्स हैं आधा आधा लॉस वो भी बेयर कर रहे हैं। तो मतलब ये जो होती है डिवीजन हो जाती है, लॉस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है आपके पार्टनर्स पे, ठीक है। तो फिर आपको ज्यादा कंसिक्वेंसेस जो है वो बेयर नहीं करने पड़ते। और उसके बाद होता है कि यहाँ पे सारी बात है, टैक्स तो आप देते ही हो, ठीक है। अगर आपको फिर इसमें ये होता है कि हर जो पार्टनर है ना, वो अपना टैक्स सेपरेटली पे करेगा, ठीक है। अपना ईयरली जो उनका इनकम टैक्स होता है। और पार्टनरशिप के आगे हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है आपके पास जनरल पार्टनरशिप, और दूसरी आ जाती है आपके पास लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है। और इस पार्टनरशिप को क्या कहते हो आप, बहुत डिफिकल्ट टू ट्रांसफर ओनरशिप, आप इसको सोल प्रोप्राइटर में कन्वर्ट करना आपका डिफिकल्ट होता है। क्योंकि देखो, अगर आपके 3 पार्टनर्स हैं, अगर आप चाह रहे हो कि आप अकेले ही इसको, जो आपका बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप के साथ, इसको आप कन्वर्ट कर लो सोल प्रोप्राइटरशिप में। मैम मुझे ना ऐसे समझ नहीं आ रही, मतलब कि अगर आप कर्सर जो है वो वाइन लाइन पे रखेंगी, इसको हाईलाइट करेंगी तो अच्छा, कि इस ये तरह पता चल जाएगा किस लाइन का आप ये मतलब समझा रही हैं। ठीक है, ठीक है। ये है डिफिकल्ट टू ट्रांसफर ओनरशिप, कि आपकी जो ओनरशिप है ना जनरल पढ़ रहे थे ना, वो तो ऊपर है। जी, हम जनरल पार्टनरशिप पढ़ रहे थे ना मैम हम। हाँ, उधर से हम शिफ्ट होके इधर आए हैं ना, इस पे लास्ट वाली जी। लाइन पे। डिफिकल्ट टू ट्रांसफर ओनरशिप, कि आप अगर आपके 3 पार्टनर हैं, तो आप उसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो वो आपका थोड़ा मुश्किल होगा। जाहिर बात है, अगर आपके पार्टनर 3 है, तो फिर आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो फिर उनका शेयर भी ज्यादा है। जाहिर बात है, इन्वेस्टमेंट भी 3 बंदों ने की हुई है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उनका शेयर परचेज करना पड़ेगा। तब जितना उस बंदे को उस वक्त आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो 3 पे डिवाइड होगा। तो जो दूसरे का प्रॉफिट है, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से पे करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह कर सकते हो, तो फिर आप उसका जो शेयर है वो परचेज करके आप उसको 3 की बजाय 2 में डिवाइड कर सकते हो। फिर 50%, 70% आपका हो जाएगा और 30% दूसरे का हो जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ये, ठीक है। अमूमन करते नहीं है, स्टार्ट में ही ये प्लान कर लिया जाता है कि आपने जो बिजनेस है वो किस टाइप का रखना है, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है या फिर पार्टनरशिप करनी है, ठीक है। और यहाँ पे जी। आपके पास आता है जनरल पार्टनरशिप। इसको हम कह रहे थे कि जनरल पार्टनरशिप आपके पास क्या होता है, इसमें आपके पास बिजनेस का फुल कंट्रोल होता है, ठीक है। फुल कंट्रोल होता है, ऑपरेशनल कंट्रोल। और आप क्या करते हो, आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसमें। जबकि लिमिटेड पार्टनरशिप में आपके पास क्या होता है, लेस लायबिलिटी होती है, और आप इसमें मतलब डेली पार्टिसिपेट एज सच नहीं कर सकते। ये शायद ऊपर पे लिखा हुआ, ये लिमिटेड पार्टनरशिप का यहाँ पे भी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है पार्टनरशिप, आपकी डिसॉल्व हो जाती है, लाइक खत्म नहीं होती। डिसॉल्व कैसे होती है, अगर वन पार्टनर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उसके जो भी नेक्स्ट उनका इनहेरिटेंस उनकी चल रही होती है, आगे नेक्स्ट अगर कोई उसका बेटा है, तो उसको शिफ्ट हो जाएगा, वो उसका जो भी शेयर होगा उसको मिल जाएगा।
या फिर उसकी वाइफ या कुछ भी, लाइक पेरेंट्स हैं, सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, तो वो उनको शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने कोई मतलब उसकी लास्ट में कोई वसीयत थी कि वो सेल करना चाह रहा था, इसको सेल करके पैसे अपने जो इनहेरिटेंस है उसमें डिवीजन करना चाह रहा था, तो फिर वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये होता है कि बिजनेस का जो कंपनी होती है उसका ऐसा लॉस नहीं होता। अगर एक ओनर की डेथ भी हो जाती है, एक शेयर होल्डर की, तो बाकी जो दो हैं वो उसको स्टेबल कर लेते हैं। अब आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग बताएं, पूछे वो। मैम वो कॉर्पोरेट फिल्म का पूछना था। जी, कॉर्पोरेट फिल्म। कर ले। मैम कॉर्पोरेट फिल्म है ना, वो पीछे उसका पॉइंट दिया हुआ था, वो और से डिस्कस करना था। हाँ, थर्ड था हमारे पास कारपोरेशन। थर्ड पे है आपके पास कारपोरेशन। और कारपोरेशन क्या होती है कि इसमें आप कह लो दो मैम लोग। वो ऊपर लिखी है इसकी डेफिनेशन, जी, ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी। ठीक है, ये यहाँ पे आप क्या करते हो, इसमें आपके पास दो लोग ही होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास ग्रुप की बात आ जाती है। ग्रुप ऑफ पीपल हो जी। सकते हैं या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है, वो कॉर्पोरेट फील्ड में इंक्लूड होती है। और ये मोस्टली जो होती है वो गवर्नमेंट के मतलब जो आपकी स्टेट होती है उसके अंडर भी काम कर सकते हैं, और उसके अलावा भी ये लोग काम कर सकते हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम। ठीक है, ये आपका लेक्चर 2 जो है, ये इसको एंड करते हैं। लेक्चर 3 और 4। मैम मैं ये कह रही थी मतलब कि आप पूरा कंसेप्ट देती है ना पूरे एक टॉपिक का, तो मैम मैं ये चाह रही थी मतलब कि जैसे ये पूरा एक कारपोरेट फेम है, इसकी पूरी मतलब कि लाइन लिखी गया, ये पढ़ के उसके बाद अगर आप समझाएंगे ना तो हमें और मजीद अच्छे से अच्छा, समझ आप चाह रहे हैं कि माइंड ना करें तो। मैं इसकी रीडिंग भी किया करूं? जी। ऐसी बात है। जी मैम। ठीक है, वो भी ठीक है, मैं कल से रीडिंग कर दिया करूंगी। अभी आप इसको पढ़ लें, अगर आपको कोई इशू हो रहा है, या मैम फिर वो मैं। दरअसल ऐसे होता है ना, रीडिंग करके फिर उसके बाद हम वो उस लाइन का मतलब समझे ना तो फिर अच्छे से समझ आ जाती है। हाँ, फिर आपको खुद से एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको सेपरेटली रीड भी नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट आपका ठीक है। इस पे कल से मैं कर दूंगी। देखिए, ये थर्ड लेक्चर जो है ये भी आपका कारपोरेट फिल्म में आ रहा है, पार्टनरशिप है और कॉर्पोरेशन है। ये आपका आधा तो हो गया। अच्छा मैम मैं चाह रही थी कि आप कोई क्लास टाइमिंग अगर चेंज कर देती तो। क्लास टाइमिंग आप क्या चाह रही हैं? मैम 8 बजे कर ले। 8 बजे पॉसिबल नहीं होता, मैं फ्री नहीं होती 8 बजे, मैं फ्री नहीं होती। हाँ, 8:30 पे या फिर 9 बजे, अब तब मैं फ्री होती हूँ, हार्डली 8:45 तक। तो अभी जैसे मैम मैं फ्री हुई हूँ, मैंने शाम को आपकी 6 बजे क्लास या अरेंज सुबह की। ठीक है, मैं फिर ऐसा करती हूँ ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग ही जो आपने करनी होती है, मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन रीड करके मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी। नहीं मैम फिर हम लाइव क्लास ही ले लिया करेंगे, कोई सवाल हो तो फिर वो भी करना पड़ जाता है। ठीक है, लाइव क्लास लेनी है, लाइव क्लास लेनी है तो फिर ठीक है, ये 9 बजे का टाइम बेस्ट है। और बाकी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके टाइम पे मतलब 8 बजे कर लूँ, लेकिन पॉसिबल पता नहीं। खैर, मैं अरेंज करके आपको बताऊंगी, ठीक है। जी मैम ठीक है। और कोई क्वेश्चन है मैम आपका? जी, मैम मैंने कह रहा था जो अगर आप हमें लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगी तो इस तरह तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और मिड में थोड़ा टाइम रह गया, तकरीबन 15 डेज है। नहीं इस तरह इशू नहीं आपका भी है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वो इशू। क्योंकि नहीं ऐसे नहीं होता मैम, ने तो जल्दी जल्दी अभी रीडिंग आपने करके उसी लेक्चर टाइम लिया हमें पूरा लेक्चर 2, समझा ये देना है। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए हैं। इस तरह अगर आप लाइन बाय लाइन समझाएंगे आपको 40 मिनट्स लग ही जाएंगे मैक्सिमम। नहीं, इसका भी इतना ही टाइम होगा लाइन बाय लाइन। ये तकरीबन मैंने आपको लाइन बाय लाइन ही बताया, लेकिन जस्ट मैं उस लाइन को तो हाईलाइट मैम वो कर ऐसे दूंगी जो मैं होता है लाइन ना कि बता रही हूँ। हमारा ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दूसरा ये है कि इसमें से कोई एमसीक्यूज बन के आ जाता है तो हमें भी तो समझ आएगी कि मैम मैंने कभी भी पास पेपर्स और ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ हैंड आउट्स में अपनी रीड करके जाती हूँ। हाँ, हैंड आउट्स आप डीपली रीड कर लेना।
सारे एमसीक्यूज आपके इधर से ही आते हैं, फिर आपको पास पेपर या कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती करने की ज़रूरत नहीं होती। और आपके अच्छे ग्रेड्स भी आ जाते हैं। ये भी तकरीबन मैंने आपको लाइन बाय लाइन ही पढ़ाया है, लेकिन ओवरव्यू मैंने आपको एक किस्म का दे दिया। लेकिन ठीक है, कल से हम एक लेक्चर लाइन बाय लाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर अगर उसमें टाइम लगा तो फिर देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। जी मैम। लेकिन एक थर्ड जी। लेक्चर वैसे उसमें दे देंगे। थर्ड लेक्चर तो तकरीबन हाफ हो ही गया है, लेकिन यहाँ तक आपने इसको थर्ड लेक्चर को भी कवर अप करना है, ठीक है। कारपोरेशन जो है, कारपोरेशन से आगे उसने कारपोरेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये हम फिर करेंगे थर्ड लेक्चर में कल, ठीक है। जी मैम। और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ ले। नहीं मैम।